मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डी के कुशवाहा पुनः एक बार आपका अपने चैनल ARD इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, बायोलॉजी का हमारा सेट प्रैक्टिस चल रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन का सिलेक्शन हमने किया था, जिसमें पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन हमने बता चुका है और 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में आज बताने जा रहे हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें डाला गया है, तो लगभग 50 क्वेश्चन में आपके 150 से 200 क्वेश्चन इर्द गिर्द आ रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन है, सो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को ध्यान से रखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे और आप अगले एग्जाम में जैसे ही जाएंगे तो आपको लगभग क्वेश्चन दिखाई देंगे, भरोसा रखिएगा। ठीक है, तो हम पार्ट 2 चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? हृदय स्पंदन मतलब समझते हैं ना, हृदय की धड़कन, और रुधिर दाब मतलब ब्लड प्रेशर। किसके कारण बढ़ता है? गैस्ट्रिन, एड्रेनालिन, पिट्यूटरी, एस्ट्रोजन। चलिए आंसर हो गए एड्रेनालिन, और इसी को कहा गया है लड़ो और उड़ो हार्मोन। लड़ो उड़ो हार्मोन, यानी ये गुस्सा भी दिलाता है यही और रुला भी देता है यही। कौन? एड्रेनालिन। और इसी के कारण हृदय धड़कन बढ़ भी जाता है। गुस्सा में बढ़ेगा ही, बीपी हाई भी हो जाता है। किसके कारण? एड्रेनालिन के कारण। इसलिए इसको कहा गया लड़ो और उड़ो हार्मोन। हृदय का स्पंदन है मिनट में कितनी बार? हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 70 से 72 बार। और बीपी कितना बार? 120/80 होता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80। 120 को क्या कहा गया है? सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 को डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर? तो लड़ो और हार्मोन किसे कहा गया है? एड्रेनालिन। और इसी के कारण क्या होता है? हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। और हृदय की धड़कन 72 बार 1 मिनट में धड़कते हैं हृदय। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल, लेस्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो चलिए बेंजोइक अम्ल, क्वेश्चन आंसर होगा ए। और एसिटिक एसिड किसमें? सिरका में। सिरका के नाम सुनेंगे, एग्जाम में आएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक का। अंग्रेजी में लिखिएगा, इंग्लिश में तो का ये लास्ट में होता है, ये से शुरू हो जाएगा, एसिटिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां पाए जाते हैं? मनुष्य के पेट में पाए जाते हैं। पेट में, स्टोमक में पाया जाता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे था खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग? बेंजोइक एसिड का होता है। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ हैं, जल्दी बताएंगे। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या है? चलिए, मान, ग्लाइकोजन, माल्टोज, सुक्रोज। तो ग्लाइकोजन होते हैं कवकों में, क्या होते हैं? ग्लाइकोजन। और मंड होते हैं पादपों में। मंड का इंग्लिश आप जानते होंगे, मंड का क्या होता है? स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। ठीक है, चलिए, तो कवकों में ग्लाइकोजन और पादपों में मंड भोज्य पदार्थ के रूप में संग्रहित रहते हैं। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्वरूप पर उत्पादन के लिए हुआ स्तर पर। चलिए, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया, कौन था? कपास, टमाटर, तंबाकू या चावल? चलिए जल्दी, तो था टमाटर। और ध्यान देंगे, हरित क्रांति भी इसी से संबंधित है। हरित क्रांति अगर आ जाए तो इसका प्रभाव किस पर? सबसे ज्यादा गेहूं, और दूसरा था चावल। सबसे ज्यादा किस पर? गेहूं पर पड़ा था। ट्रांसजेनिक सीड्स का प्रयोग हुआ था उसमें। चलिए, तो प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया, वो क्या था? टमाटर था। तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछली बार बिहार एसएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं। जल्दी बनाएंगे। तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं। समजात, समृद्धि, असंबंधित, अवशेषी अंग। चलिए, तो होते हैं समृद्धि अंग। समजात अंग के बारे में चलेंगे तो उत्पत्ति और बनावट में लगभग समान होते हैं, कार्य भिन्न भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो जैसे मनुष्य का की बाजू, बाजू मतलब बाह होता है ना, ये हमारा बाजू, और
गाय लेते हैं, बैल ले सकते हैं, घोड़ा, गधा, कुछ भी ले। गाय का अगला पैर क्या है? समजात अंग है। अवशेषी अंग जो अवशेष के रूप में रह गए हैं आपके शरीर में किसी जीव में, उसका कोई कार्य नहीं होता है। जैसे होता है मनुष्य का कर्ण, कान में जो होती है पेशियां, कर्ण, पल्लव, पेशियां, क्या है? अवशेषी अंग है, इनका कोई कार्य नहीं है। तो तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं समवृत्ति। देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। विडाल टेस्ट का संबंध है मलेरिया से, टाइफाइड से, एड्स या गुर्दा की बीमारी से। गुर्दा मतलब किडनी, गुर्दा की बीमारी यानी किडनी से बात कर रहे हैं। चलिए, तो विडाल टेस्ट का संबंध टाइफाइड से है और एड्स एलिसा जांच। एलिसा से किसका पता चलता है? एड्स का। अब गुर्दा का बता दीजिए ना। ट्रेड मिल टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट, गुर्दे की बीमारी का पता लगाने के लिए एड्स का, एलिसा और विडाल टेस्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइफाइड से। घासों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी, पोमोलॉजी, एग्रेटोलॉजी, सिल्वीकल्चर। चलिए, तो घासों का अध्ययन एग्रेटोलॉजी, सिल्वीकल्चर वन संवर्धन या वन का विकास। वन विकास का अगर लेना है या वन का संवर्धन की बात चलेगा तो सिल्वीकल्चर। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, फलों का। और पेडोलॉजी मृदा, मृदा यानी मुर्दा नहीं, मिट्टी का अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। चलिए, आर्सेनिक प्रदूषण, यहाँ क्वेश्चन कहता है घासों का अध्ययन होता है, तो एग्रेटोलॉजी में तब सी आंसर होगा। चलिए, आर्सेनिक प्रदूषण से संबंधित रोग है, यानी आर्सेनिक की वृद्धि से कौन सा रोग होता है? मिनीमाता, ब्लैक फुट, इटाई इटाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं आप हल्के में ले सकते हैं। चलिए, तो आर्सेनिक प्रदूषण से संबंधित रोग है, कौन सा है? चलिए, ब्लैक फुट, इटाई इटाई को जिसे कैडमियम, कैडमियम, और ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट, और मिनीमाता पारा, पारा की अधिकता से मिनीमाता। और यहां मेरा क्वेश्चन क्या था? आर्सेनिक प्रदूषण से कौन संबंधित रोग है? ब्लू फुट, इटाई इटाई, कैडमियम, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम। चलिए आगे। कालाजार का वाहक है बालू मक्खी, सीसी मक्खी, क्यूलेक्स या एनोफिलिस। क्यूलेक्स मच्छर है, मादा ही होती है, एनोफिलिस मादा ही मच्छर होती है। फीमेल मच्छर ही बीमारी फैला सकती है कि खून वही चूसती है, और मेल कभी नहीं, मेल से कोई बीमारी नहीं फैलता। चलिए, तो कालाजार बालू मक्खी, सीसी मक्खी से निद्रा रोग, निद्रा रोग, और क्यूलेक्स से फाइलेरिया, फाइलेरिया, और एनोफिलिस से मादा एनोफिलिस मतलब मलेरिया, मलेरिया। चलिए, तो यहां पे बात चलते हैं सॉरी, तो कालाजार का वाहक कौन था? बालू मक्खी। चलिए, निम्न में किसके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हटका है। पक्षी, मेढक, मछली, कीट। चलिए, तो केवल अशुद्ध रक्त मछली में पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पक्षी या स्थलीय होते हैं, उनके हृदय में 4 कोष्ठ, कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4। मेढक क्या है? उभयचर है, तो उभयचर में कितना कोष्ठ? 3 कोष्ठ। उभयचर में कितने कोष्ठ हो जाएंगे? 3 कोष्ठ। मछली में जो जलीय जीव होंगे, जलीय, उसमें 2 कोष्ठ होते हैं, याद रखेंगे, 2 कोष्ठ। और कीट, तो ये भी 4 कोष्ठ हो जाएंगे। कीट कौन सी सांस लेता है? ट्रैकिया। कीट श्वसन क्रिया कैसे करते हैं? ट्रैकिया से करते हैं। और मछली गलफड़ा से। और मेढक जल्दी स्किन यानी त्वचा, त्वचा और फेफड़ा, फेफड़ा से।
और पक्षी भी फेफड़ा से। तो ध्यान दीजिए, निम्न में से किसके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होते हैं? तो मछली के होते हैं। हमने एक्स्ट्रा फैक्ट क्या बताया है? मछली गलफड़ा से, मेढक, त्वचा और फेफड़ा गलफड़ा से कभी नहीं लेता। अब सोचते हैं पानी के अंदर रहता तो गलफड़ा से लेता होगा जी, नहीं। उसके पास हवा रखने के लिए वाद्य यंत्र होता है अंदर में, खुला रखता है, हवा को बहुत देर तक रख सकता है। और पक्षी, ये भी फेफड़ा से। पक्षी के हृदय में 4 कोष्ठ, इन्हें स्थलीय और वायवीय जैविक जीव होंगे, सब में 4 कोष्ठ। जो उभयचर प्राणी होंगे, मेढक और सांप, ये सब में क्या होंगे? 3। लेकिन एक मगरमच्छ है, अपवाद है, उभयचर होते हुए भी उसमें कितना? हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मछली में 2 कोष्ठ, जलीय जीव 2 कोष्ठ, और कीट ट्रैकिया से सांस लेते हैं, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। ब्लैक हार्ट रोग किसमें होता है? आलू में, कपास में, धान या गन्ना में? जल्दी बोलिए। चलिए, तो आलू में होते हैं किसी की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है। और कपास में क्या होता है? ब्लैक आर्म। जब हम सेट पढ़ा रहे हैं वहां पे हमने जरूर बताया होगा इसको। कपास में ब्लैक आर्म। धान में क्या होता है? खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। और एक और क्या होता है? ब्लास्ट। किसके कारण? गंदी बग कीट के कारण होता है ब्लास्ट। इसका रोग है गन्ने का रेड रॉट। गन्ने में कौन सा रोग? रेड रॉट। चलिए, यह लाल सड़ान रोग भी इसको कहते हैं। तो ब्लैक हार्ट रोग आलू में। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जल्दी बताएंगे। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हिलोफाइट, हेलोफाइट, ऑक्जिलोफाइट, सेमीफाइट। चलिए, तो अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे ऑक्जिलोफाइट होते हैं। हिलोफाइट सुने, दलदली भाग में उगने वाले, दलदली भाग में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हिलोफाइट। और हेलोफाइट, लेकिन दोनों में अंतर है। हिलोफाइट है, हेलोफाइट नहीं है। हेलोफाइट अधिक सांद्रता वाले, अधिक सांद्रता वाले मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट। और सेमीफाइट क्या होता है? बालू में उगने वाला। मरुद्भिद नहीं, मरुस्थलीय भाग में मरुद्भिद होते हैं, लेकिन ये सेमीफाइट बालू में उगने वाले होते हैं, मरुस्थलीय भाग में मरुद्भिद। चलिए, तो अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ऑक्जिलोफाइट। आगे देखते हैं। आंवले में कसैलापन का कारण क्या है? आंवले में कसैलापन का क्या कारण है? एलाइसिन, एलाइकल, कुक्रुमीन, टैनिन। चलिए, आंवले में कसैलापन का कारण है टैनिन। और एलाइसिन किसका? लहसुन में गंध। लहसुन का भी कहा है? लहसुन का गंध। लहसुन में एक प्रकार का गंध होता है जी। उसके बाद है एलाइकर, प्याज में गंध, इसमें भी एक प्रकार का गंध होता है, दोनों सल्फर ही होते हैं। कुक्रुमीन, कुरकुमीन, हल्दी देखे हैं? हल्दी का पीलापन, हल्दी पीला पीला दिखता है ना, किसके कारण? कुरकुमीन के कारण। प्याज में जो गंध होता है, जहां नहीं गंध, किसके कारण? एलाइकल के कारण। और लहसुन में एक विशेष प्रकार की गंध होती है, एलाइसिन के कारण। और आंवला कभी खाए होंगे, सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में ही पाया जाता है, और ये टैनिन के कारण ही वो कैसे इंधा लगते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं। कान में अस्थियों की कुल संख्या 24, 14, 6, 8। जल्दी। 2 कान 6, 14 किसमें? चेहरा में। 4 से चेहरा, 4 से 14, 24 क्या है? पसलियों की संख्या। पसलियों की संख्या होती है 24। चलिए, 8 किसमें? मस्तिष्क। मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या कितनी? 8। 2 को कान, एक कान में 3, दूसरे कान में 3, 6 हो गया। 2 कान में, कान यहाँ पे बोल दिया है तो 6 हड्डियां होती है। चेहरे में 14, 24 पसलियां होती है, निबारी जोड़ी। और मस्तिष्क में 8। और सिर पूरा बोल दिया जाएगा तो सिर
में हड्डियों की संख्या 29 होती है। पता है 6, 8, 14, 14, 14, 28 और 28 एक होता है गले की हड्डी। गले की हड्डी इसका नाम सुनोगे हाइट, इसको बोलते हैं हाइट, हायर गले की हड्डी है। तो टोटल 29। चलिए तो कान में हड्डियों की कुल संख्या 6 होती है। आगे देते हैं, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? जल्दी बताएंगे। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, जॉन ए साल्क, एल्बर्ट साबिन। तो एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच किसका? टीबी बैक्टीरिया की खोज, बैक्टीरिया की खोज किसने? रॉबर्ट कोच। जॉन ए साल्क पोलियो टीका, पोलियो टीका। एल्बर्ट साबिन पोलियो ड्रॉप। हालांकि पोलियो ड्रॉप का इन्होंने नहीं किया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवा लिया था, इसलिए इन्हीं को माना जाता है। पोलियो ड्रॉप की खोज वास्तव में हिलेरी बस्की ने किया था। वास्तव में ये थे, लेकिन पेटेंट किसने करवा दिया था? एल्बर्ट साल्बिन। इसके लिए पोलियो ड्रॉप, लेकिन क्वेश्चन था चेचक के टीके की खोज, तो एडवर्ड जेनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। गाजर है जड़, तना, फल या पुष्पक्रम? ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। तो गाजर क्या है? जड़ है, गाजर भी जड़ है। उसके बाद आप मूली देख सकते हैं, मूली ये भी क्या है? जड़ है, सब उधारी जड़ माने जाते हैं। तना में कौन कौन आ जाएंगे? अदरक हो जाएगा। तना में अदरक, आलू, उसके बाद और क्या बोल सकते हैं? चलिए फल में क्या ले लेंगे? सब्जी टोटल ले सकते हैं, बैंगन ले सकते हैं, बैंगन फल ही है, लौकी सभी सब क्या है? फल हो जाता है। पुष्पक्रम में देख सकते हैं, फूल गोभी क्या है? पुष्पक्रम आ जाता है। चलिए लीची का खाने योग्य भाग है, लीची का खाने योग्य भाग क्या है? हल्दी भी ले सकते हैं इसमें, हल्दी। तना में क्या आ जाएगा? अदरक, आलू, हल्दी, फल में बैगन, लौकी जो भी हो, पुष्पक्रम फूल गोभी आ जाएगा। और जड़ में कौन है? गाजर है, मूली। तो क्वेश्चन मेरा क्या था? गाजर क्या है? तो एक जड़ है। लीची का खाने योग्य भाग क्या है? चलिए जल्दी, लीची का खाने योग्य भाग एरिन। भ्रूण कोष क्या है? नारियल, नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूण कोष। मध्य फल वृद्धि किसका खाते हैं? आम खाए ना, ऊपर से छिलका नीचे से गुठली आता है, बिछड़ा निकालते हैं, तो आम ले सकते हैं। और पुष्पासन खा जाते हैं, किसका? पूरे खा जाते हैं ना। ये क्या है? सेब ले सकते हैं, सेब पुष्पासन में सेब ले सकते हैं। मध्य फल वृद्धि, आम मध्य फल वृद्धि में आएंगे, सेब पुष्पासन में आ जाएंगे। नारियल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारियल भ्रूण कोशिश काम खाते हैं। चलिए एरिल, लीची काफी इंपॉर्टेंट है नारियल के लिए, याद रखिएगा, ऐसे तो टोटल इंपॉर्टेंट ही है। आलू किस फूल से संबंधित है? आलू खाए कभी? आलू का सब्जी, सब्जियों का राजा है। चलिए आलू किस फूल से संबंधित है? चलिए आलू सोलोनेसी से है। इसके अंदर क्या क्या? जिसका इसका चोखा भरता बना के खाते हैं, टोटल चल जाएगा। आलू हो जाएगा, टमाटर खाते हैं तो टमाटर भी हो जाएगा, बैंगन का भरता खाते हैं, बैंगन भी हो जाएगा। बिना मिर्चा डाले खाते हैं, मिर्चा डाल देते हैं, मिर्चा। देखिए आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्चा, जिसका आप चटनी चोखा जो भी भरता बना के खाते हैं, टोटल किस में आ जाएंगे? सोलनेसी। बिना मिर्चा डाले नहीं खा सकते। आलू, टमाटर, बैंगन सोलनेसी कुल में। कंपोजिट है फ्लावर, फ्लावर सूरजमुखी, गेंदा, जितना भी फूल होते हैं सब कंपोजिट। सबसे बड़ा यही है, से बड़ा फैमिली इसका है, किसका? कंपोजिट का। ग्रेमनी में क्या आ जाते हैं? अनाज, टोटल अनाज आ जाएंगे, जैसे गेहूं है, धान, मक्का,
टोटल किस में आ जाएंगे? ग्रेवनी में। लेग्यूमिनेसी में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे दलहनी। दलहनी याद रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था आलू किस कुल के हैं? तो सोलनासी कुल का। कंपोजिट सबसे बड़े फैमिली हैं और कंपोजिट में फ्लावर लगभग टोटल आ जाते हैं। ग्रेवनी में अनाज आते हैं, अन्न जो खाने योग्य, धान, गेहूं, जो भी है, मक्का वगैरह सब टोटल आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जल्दी। फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, बाह्य त्वचा। तो ज से जल, ज से जाइलम, और फ्लोएम से क्या? भोज पदार्थ होते हैं, भोज पदार्थ। अब भोज पदार्थ क्या रहेगा? जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से तैयार होगा। ये केवल नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर, मतलब एक दिशा में ही ट्रेवल करते हैं जाइलम। और ये निर्जीव कोशिकाएं होती है, मृत कोशिकाएं होती है, एग्जाम में याद रखिएगा। और जो भी पौधे के तना का निर्माण होता है जाइलम से ही होता है। निर्जीव कोशिकाएं होती है, पौधे का जो निर्माण होता है, तना का मोटाई लंबाई जो भी बढ़ते जाता है जाइलम के कारण ही होता है। और केवल इसमें जल का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होते हैं। फ्लोएम में क्या होता है? भोज्य पदार्थों को परिवहन सभी दिशाओं में करते हैं, याद रखेंगे। चलिए, जब हम मुर्गे का मांस खाते हैं तब हम, जाइलम क्या है? निर्जीव कोशिकाएं, मृत कोशिकाएं होती है। जब हम मुर्गे का मांस खाते हैं तब हम क्या है? प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, अपघटक। चलिए, तो हम क्या है? मुर्गा क्या होता है? शाकाहारी या मांसाहारी? मुर्गा भी ध्यान दीजिएगा, मांसाहारी होता है। तो हम तृतीयक तक जा सकते हैं उस कंडीशन में। और यहीं पे बकरी का मांस खाते हैं तो द्वितीयक हो जाता, क्योंकि पादप हो गया। पादप क्या हो गया? उत्पादक किसको कहा जाएगा? प्रोड्यूसर। और इसको शाकाहारी, शाकाहारी जीव खाएंगे, प्रथम उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता क्या होते हैं? हमेशा शाकाहारी होते हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता क्या हो जाएगा? मांसाहारी, हारी। फिर हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। तो आप ध्यान दीजिए यहां पे कि मुर्गा क्या शाकाहारी है या मांसाहारी है? तो मुर्गा सर्वाहारी में से आता है, लगभग मांसाहारी ही है। तो कीट पतंग को खाएगा, तो कीट पतंग यहाँ आएंगे, उसको खाएगा ये मुर्गा, तो फिर हम यहाँ पे पहुंचेंगे। तो हम लोग क्या जाएंगे? तृतीयक में। लेकिन यही पे बार बार एग्जाम में आता है, बकरी, यदि हम बकरे का मांस खाते हैं तो कौन से उपभोक्ता होंगे? द्वितीयक, क्योंकि बकरे क्या खाते हैं? पादप, शाकाहारी होते हैं। उसके बाद हम उसे खा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कुछ देर पहले हमने बताया है, याद कीजिए। स्तनी के मैमल तो 4 कोष्ठ होते हैं, हमने बताया था ना। उभयचर जो भी स्थलीय रहेंगे सब में 4, उभयचर में 3। उभयचर, तो उभयचर में क्या हो जाते हैं? मेढक हो जाते हैं, मेढक हो जाता है ना, सांप हो जाता है। ये सब में कितना? 3 कोष्ठ। लेकिन मगरमच्छ होगा, मच्छ, तो मगरमच्छ में 4 कोष्ठ होते हैं। इसके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। और मछली, मछली 2 कोष्ठ जलीय होंगे। जलीय जीव में 2 कोष्ठ, जलीय जीव के हृदय में 2 कोष्ठ। उभयचर जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, तो उभयचर 3 कोष्ठ, और जो स्थल पर रहेंगे 4 कोष्ठ। लेकिन मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जो जल और स्थल रहते हुए भी इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, याद रखेंगे उसको। चलिए, जार्विक सेवन क्या है? जल्दी बताइए। जार्विक सेवन, तो जार्विक सेवन इलेक्ट्रॉनिक पैर, पेस मेकर, कृत्रिम हृदय या कृत्रिम नेत्र। चलिए, तो कृत्रिम हृदय होगा, दोनों में अंतर होते हैं। पेस मेकर केवल और केवल क्या करता है? हृदय की धड़कन को धड़काने में काम करता है। कृत्रिम हृदय का दर्जा से नहीं दिया जा सकता है। तो कृत्रिम हृदय का दूसरा क्या नाम है? जार्विक सेवन क्या है? एक कृत्रिम हृदय है। लेकिन पेस मेकर जैसे आ जाएगा तो पूछता है पेस मेकर का संबंध किस क्षेत्र से है? किससे है? तो हृदय से है, हृदय की धड़कन से है। चलिए आगे, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं होते? ए बी और ओ। चलिए, तो एंटीबॉडी किसका? यानी कोई भी विरोधी नहीं होगा, तब तो सबसे उले लेगा।
ए बी होते हैं। ए बी में एंटीबॉडी नहीं होते और ओ में एंटीजन नहीं होता, याद रखेंगे। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता और ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। और एंटीबॉडी एंटीजन दोनों क्या है, एक प्रोटीन का ही रूप है, याद रखेंगे। ये सर्वग्राही है, सभी से रक्त ले सकते हैं और ये सर्वदाता है, सभी को रक्त सभी ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं। यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल रिसिप्टर है ये भी। आगे चलिए, मानव मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र है कौन? मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र है, चलिए, सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस। तो बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम सबसे अग्रभाग है ही, अग्रभाग, और सबसे बड़ा भाग भी है, याददाश्त का केंद्र है सेरेब्रम। सेरेबेलम मध्य भाग है, मध्य भाग, तीन भाग में बांटा गया है, मध्य भाग। और इस शरीर का संतुलन रहता है। थोड़ा सा भी देखिए, कभी कभी चक्कर आ जाता है और गिर जाते हैं तो अंधेरा छा जाएगा, किसके कारण? सेरेबेलम में कोई तकलीफ आएगी, कोई गड़बड़ी आएगी तभी। तो सेरेबेलम मध्य का भाग है, इसका काम है शरीर का संतुलन करना। और मानव बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम जो अग्रभाग है, सबसे बड़ा भाग यही होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा सबसे पिछला भाग होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही भाग होता है। इससे क्या होता है? प्यास, भूख, एहसास किसमें होगा? हाइपोथैलेमस के कारण होता है। चलिए, ईईजी का संबंध है, जल्दी, ईईजी का संबंध है। लास्ट क्वेश्चन पूछ गए हम लोग। ईईजी हृदय से, वृक्क से, मस्तिष्क से, श्वसन से। तो ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है और ईसीजी का संबंध किससे है? हृदय से। तो ईसीजी, ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेफेलोग्राफ और ईसीजी कार्डियोग्राम। ग्राम होता है या ग्राफ होता है, याद रखेंगे। तो ईईजी का संबंध मस्तिष्क से, इलेक्ट्रोसेफेलोग्राफ, और हृदय से क्या? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दोनों का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। तो एक्स्ट्रा फैक्ट हमने ढेर सारे बताए हैं, इसको अभी याद रखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में दिखाई देंगे क्वेश्चन पूरा। तो आज के बाद अगले वीडियो हम लोग आ रहे हैं रसायन शास्त्र एंड केमिस्ट्री के मोस्ट 50 क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन लेके। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।